Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with the new session for class 8th. हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री से. अब हिस्ट्री के बारे में क्लास 8th हमें थोड़ा सा अलग व्यू देती है. कैसे? क्योंकि अब तक हमने 6th और 7th में जो हिस्ट्री पढ़ी वो फैक्चुअल ज़्यादा थी, लेकिन 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में हमको एनालाइज ज़्यादा करना पड़ता है. हमें देखना पड़ता है कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, उसके कॉजेज़, उसके रीजंस, उसके आउटकम्स क्या रहे, ये हमको 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में फोकस करने पड़ते हैं. और अगर आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप चीज़ों को रट ले जैसे हमने 7th या 6th में किया होगा तो वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जितने आते हैं वो भी कंसेप्चुअल बेस्ड ही आते हैं, राइट. और प्लस आपके लिए हिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आसान हो जाएगी अगर आप समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को एनालाइज करना सीख लेते हैं, ठीक है. तो बिना देर किए शुरू करेंगे क्लास 8th की हिस्ट्री के साथ, राइट. चलो, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है. हाउ, व्हेन एंड वेयर. हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन यानी कब और वेयर यानी कहाँ, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर जो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देगा कि हिस्ट्री पढ़ कैसे रहे हैं और लिखी कैसे गई है, ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझ आता है जितना बाकी चैप्टर्स हैं, ठीक है. लेकिन एक बेसिक एनालिटिक स्किल जो है वो आपको इस चैप्टर से ही समझ में आने लगेगी जो आपको 8th स्टैंडर्ड में फोकस करनी है. चलो, सबसे ही पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. क्योंकि एक मिसकंसेप्शन हम सारे लोगों के दिमाग में होता है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स. क्या ये सच है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेट्स के बारे में है कि कौन सी चीज़ें कब हुई, हमें बस उनको याद करना है, दैट्स इट, ठीक है. हमें ढेर सारी डेट्स याद करनी पड़ेंगी, राइट. लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है. ट्रूथ क्या है, हिस्ट्री इज़ अबाउट द चेंजेस. हिस्ट्री चेंजेस के बारे में है ना. जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है याद रखना कि रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब उसका तो नाम ही है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ था, राइट. एग्जैक्ट डेट याद रखना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना या ये समझ लेना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, है ना. या अगर हमारे इंडिया के लोगों ने पहली बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने के बारे में सोचा, ठान लिया, तो कैसे किया, मतलब इतनी हिम्मत वो कैसे जुटा पाए, कौन कौन से कॉजेज़ रहे होंगे. ऑब्वियसली बात है कि अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम उतने सालों पहले जब हम लड़ने के बारे में तैयार थे तो मतलब रीजंस कुछ ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है. वो रीजंस कौन से थे, कैसे बने, ये सारा कुछ हमें देखना है इस चैप्टर में, ठीक है. सो हिस्ट्री इज़ अबाउट दी चेंज, कि चेंज हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, है ना, और कौन कौन सी चीज़ें बदली चेंज होने के बाद. हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दी हिस्ट्री, है ना. 6th और 7th की हिस्ट्री में आपको ऐसा क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए हमारे पास होता नहीं है, ठीक है. यहाँ पर लेकिन एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स में टॉपिक्स भी हैं और कंसेप्ट्स को उतने ज़्यादा अलग अलग एस्पेक्ट से हमको देखना भी पड़ेगा. हिस्टोरिकल क्वेश्चंस टेक्स अस टू आवर मोमेंट ऑफ वंडर, ठीक है. अब हिस्ट्री चेंज के बारे में कैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान के चलते हैं आज हम कि इंडिया के लोग चाय पीते हैं, ठीक है. तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि जब से हमने एग्जिस्टेंस देखा है अपना, ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ चाय पीना नॉर्मल है, ठीक है. लेकिन क्या चाय पीना हमेशा से नॉर्मल है? नहीं. मतलब कि इंडिया के लोगों ने चाय पीना किसी स्पेसिफिक समय पर शुरू किया होगा. वो डेट तो हम याद नहीं रखते कि कौन सी डेट को उन्होंने चाय पीना चालू किया या कौन सी डेट को लोगों को चाय पीने की इतनी ज़्यादा आदत लग गई, राइट. बट हमने एक चेंज देखा होगा कि इंडिया के लोग पहले इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीते होंगे या उनको पता नहीं होगा कि चाय होती क्या है, राइट. कोई बाहर से आया होगा जिसने चाय को इंट्रोड्यूस कराया होगा और फिर इंडिया ने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको यूज़ करना चालू कर दिया, ठीक है. आज हमारे लिए मोबाइल फ़ोन्स नॉर्मल है, लेकिन आपको वंडर होगा, मतलब आप सोचेंगे अगर बैठ के आपको समझ में आया कि एक समय था जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है. स्मार्टफोन्स नहीं, नॉर्मल फ़ोन्स, कीपैड्स भी नहीं हुआ करते थे और लोग कैसे उस समय को सर्वाइव कर रहे थे, है ना. आज हमारे पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, बिना इन्फॉर्मेशन के भी लोग सर्वाइव कर रहे थे या मीगर रिसोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ भी लोग सर्वाइव कर रहे थे. लेकिन चीज़ें चेंज हुई. वो हिस्ट्री हम किसी किताब में नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो हिस्ट्री हमारे आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों ने महसूस की है ना. वो चेंज लोगों ने महसूस किया है. गेटिंग? थिंग्स वी बिलीव टू बी ऑब्वियस टुडे मे नॉट बी ऑब्वियस सिंस एवर. जो चीज़ें हमें आज ऑब्वियस लगती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा से ऑब्वियस रही हों, राइट. दैट इज़ वाई वी से हिस्ट्री इज़ अबाउट change and how, when and where things started to change. Some things must have changed. चलो एग्जाम्पल देखते हैं.
ड्रिंकिंग टी कॉफ़ी या रेलवेज़ जिनको आज हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ रेलवेज़ तो हमने बचपन से देखे हैं तो रेलवेज़ हमेशा से होंगे। नहीं, रेलवेज़ डेवलप हुए होंगे। और सोचो कि जब लोगों ने पहली बार देखा होगा रेलवेज़ को, तब उनको कितना ज़्यादा वंडर हुआ होगा उन चीज़ को लेकर। देन क्लोथिंग, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर्स, करेंसी, ट्रैवलिंग, मोबाइल फ़ोन, टेक्स्ट बुक्स, राइट, ये सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि हमारी नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं और हम उनको उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस से नहीं देखते क्योंकि हमें ऑब्वियस लगती है। लेकिन हमेशा से ऑब्वियस नहीं होंगी, चीज़ें चेंज हुई होंगी तब जाके ये हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुई होंगी और लोगों ने उनको इतना ज़्यादा उनके यूज टू हो गए होंगे कि आज हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें तो हमेशा से रही होंगी। गेटिंग? There is no precise date when did these changes took place. Changes take place over time gradually. ठीक है, चेंजेस कैसे होते हैं? चेंजेस ऐसा भी नहीं होता कि किसी ने एक दिन हमको टेक्स्ट बुक बना के दे दी कि इससे पढ़ो और हम उससे पढ़ने लगे, है ना। धीरे धीरे करके लोगों ने उस चीज़ को अपनाया होगा, राइट। पहले लोग, क्योंकि अगर हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे पहले वाला, तो हमें ये समझ में आएगा कि इंडिया के लोग पहले टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ते थे, ठीक है। दे टोटली डिपेंड ऑन श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं और सुन के ही हम उसको याद रखते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम जो था, वहाँ पर जो टीचर्स थे, जो गुरु हुआ करते थे, वो कैसे पढ़ाते थे? सिर्फ बोल कर पढ़ाते थे और बच्चे भी लिखते नहीं थे, उसको दिमाग में ही रखते थे। लेकिन आज जब पहली बार लोगों के पास टेक्स्ट बुक आई होगी, ठीक है, तो उनको लगेगा कि अच्छा, जो चीज़ हमारा टीचर पढ़ा रहा है वो कहीं लिखी हुई भी है जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इनिशियली एकदम से लोग टेक्स्ट बुक यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी यूटिलिटी समझ में आई होगी तो उन्होंने वहाँ पर उसको अपना लिया होगा। गेटिंग? We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. ठीक है, लेकिन कोई डेट तो नहीं है, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट? हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस, ठीक है। ये चेंजेस धीरे धीरे हुए होंगे और आज हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं। आज भी आपके पास अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा सामान आ जाए, ठीक है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो भी आप उसकी कोई पर्टिकुलर डेट थोड़ी ना रखेंगे। आप तो ये रखेंगे कि हाँ, कभी इस समय पर, लगभग हम बोल सकते हैं कि इस ईयर में 2024 में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन 2024 के 365-366 डेज़ में से क्या हम स्पेसिफिक डेट याद रखते हैं? नहीं, ठीक है। वी ओनली रिमाइंड अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी ऐसे होता है कि हम एक पीरियड को ध्यान रखते हैं, ना कि पर्टिकुलर डेट्स को, राइट। चलो, स्टिल डेट्स आर देयर। फिर भी आप एक रियलिटी ये है कि डेट्स तो होंगी, ठीक है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी डेट्स को उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। जो चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट है, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, हम उनको याद करेंगे, हम सब कुछ याद करके नहीं बैठेंगे, है ना। और हमारी हिस्ट्री में भी यही हुआ। पहले जो ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री लिखी, तो उन्होंने अपने यहाँ के ऑफिशियल्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें डाल दी कि हमारे कौन से गवर्नर जनरल बने, हमारे कौन से वाइस रॉय बने, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, उसने कब अपना पहला वॉर या पहला बैटल जीता, ठीक है। हमारे लिए ये चीज़ें रेलिवेंट है क्या? नहीं। हम क्या करेंगे कौन कब आया, कौन कब रहा, राइट। हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि कौन सा लीडर या कौन सा ऑफिशियल आया और उसने कौन सी ऐसी चीज़ें कराई। जैसे कि यू मस्ट हैव नो अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, है ना। रानी लक्ष्मीबाई को हम जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1857, जहाँ पर उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया? उन्होंने रिवोल्ट इसलिए किया क्योंकि एक कंपनी के ऑफिशियल थे, ठीक है। आप कंपनी के ऑफिशियल नहीं, आप कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश पर्सन थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौसी, है ना। जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अब उन्होंने ये जो पॉलिसी निकाली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके कारण रानी लक्ष्मीबाई ने उनके साथ रिवोल्ट किया, है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, राइट। अब देखो, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि लॉर्ड डलहौजी ने अगर ये पॉलिसी निकाली थी तो उन्होंने कब निकाली, लॉर्ड डलहौजी कब आए ना, वो कब तक इंडिया में रहे, वो कब इंडिया से गए, उन्होंने क्या किया, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट ये है कि उन्होंने उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसी कौन सी बात कही होगी जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई को गुस्सा आया होगा और उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया होगा, राइट। तो हम डेट्स वो पढ़ेंगे, वो याद रखेंगे जो हमारे लिए रेलेवेंट है। और जब इंडियंस ने हिस्ट्री को अपनी लिखना चालू किया तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री लिखी है तो अपने हिसाब से लिखी है। उन्होंने अपनी डेट्स को ज़्यादा रेलिवेंस दिया है
लेकिन हमें उनको रेलिवेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है हम उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने जब अपनी हिस्ट्री लिखी तो हमने उसमें डेट्स को, उन डेट्स को इम्पोर्टेंस दी जो हमारे लिए रेलिवेंट थी, ठीक है, और बाकी चीज़ों को अलग करते गए हम। फाइन, डेट्स विल बी देयर टू एसोसिएट सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और चेंजेस, ठीक है। हम कंप्लीटली डेट्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पेसिफिक डेट्स हैं वो हमको किसी ना किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। बट नाउ वी स्टडी एंड फोकस मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ओनली, ठीक है। अब हम कैसे चीज़ें हुई या क्यों हुई इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू कब हुई। फाइन, अर्लियर हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, देयर पर्सनल लाइफ वॉज मच फोकस्ड। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है जब ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को लिखना चालू किया, ठीक है। उनको लगता था कि रूलर्स की लाइफ पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि फोकस करना किस पे ज़्यादा ज़रूरी था कि रूलर्स की पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो प्रजा है वो किस तरीके से रूलर से अफेक्ट होती हैं, क्या वो उसके रूल में खुश हैं या उसके रूल में खुश नहीं है, उसकी पॉलिसीज़ उनको अच्छी लगती हैं या नहीं, राइट। नाउ हिस्टोरियंस फोकस ऑन अदर इशूज़। अब लेकिन हिस्टोरियंस दूसरे इशूज़ पे फोकस करते हैं। ये दूसरे इशूज़ कौन से हैं? हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, लोगों ने किस तरीके से पैसा कमाया होगा, ठीक है, या लोग किस तरीके से अपना सर्वाइवल चला रहे होंगे। व्हाट डिड दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, है ना, मतलब उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, क्या क्या बनाते होंगे, क्या खाते होंगे, ठीक है, किस तरीके की क्रॉप्स को वो उस समय पर ग्रो करते होंगे। हाउ सिटीज़ एंड मार्केट्स डेवलप्ड, सिटीज़ और मार्केट्स डेवलप कैसे हुए। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स चेंज होते हैं, ठीक है। देन हाउ डिड आइडिया स्प्रेड, कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ चेंज, अगेन ये ओवरऑल सोसाइटी के बारे में बात करता है। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं हमारे हिस्टोरियंस को एज़ कम्पेयर टू दी डेट्स, कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल कब आया, उसने कब हमारे यहाँ पर कौन सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया, राइट। जबकि हम उसकी इंट्रोड्यूस कराई हुई पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं और उसके रिजल्ट को या उसके अफेक्ट को पढ़ते हैं अपनी सोसाइटी पर। फाइन, चलो, डेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी फोकस अ सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डेट्स कब इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं? जब हम किसी एक सेट ऑफ इवेंट्स पे फोकस करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको 1857 के बारे में बताऊं, ठीक है, तो 1857 के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम डेट्स क्यों याद रख लेते हैं, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था, ठीक है। और इसके बाद जो चीज़ें हुई या इसके आउटकम्स जो हुए वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो इन चीज़ों की डेट्स याद रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। देन अर्लियर डेट्स रिगार्डिंग गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉय वर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ एंड अचीवमेंट। अब हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी भी पर्सन की लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करके अगर डेट्स को याद रखेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे देश के लोगों के याद रख रहे हैं जो हमारे यहाँ पे रूल करने हैं, तो फिर हम अपनी कंट्री के याद रखेंगे, फिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, हम डेट्स याद करते रह जाएंगे, ठीक है। In histories that revolve around the life of British officials, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. जब ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखनी चालू की और इन चीज़ों को फोकस किया, ठीक है, ऑफिशियल्स की पर्सनल लाइफ को, उनके अचीवमेंट्स को, उनकी पॉलिसीज़ को फोकस किया, तो हमारे यहाँ के लोगों की जो लाइवलीहुड उस समय चल रही थी या हमारे यहाँ के लोगों के जो स्ट्रगल्स उस समय चल रहे थे उनकी जगह ही नहीं थी हिस्ट्री में, ठीक है, उनका जिक्र नहीं किया जाता था, राइट। अब आप इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे हो लेकिन इंडिया के लोगों के ही बारे में नहीं लिख रहे हो, तो कोई रेलिवेंसी तो बचती नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने अपनी हिस्ट्री को लिखने का तरीका और फोकस करने का तरीका चेंज किया। वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर ओन हिस्ट्री, न्यू सेट ऑफ डेट्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है? पीरियडाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम डिवाइड कर देते हैं टाइम को पीरियड में, ठीक है। पीरियड्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? ताकि हम एक पर्टिकुलर तरीके की एक्टिविटीज़ या एक पर्टिकुलर तरीके के जो एनवायरनमेंट है उसको समझ सकें एक पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब चीज़ें जाती हैं, ठीक है, जब लोग मूव करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं उस पीरियड में, ठीक है। तो ताकि हम चेंजेस को और ज़्यादा स्पेसिफिकली समझ सके सोसाइटी से रिलेट करके, इसलिए हमने हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, राइट। और इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं पीरियडाइजेशन, राइट। 1817 में जेम्स में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है, स्कॉटिश मतलब ही बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड, ठीक है।
एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे 3 पीरियड्स में, ठीक है। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू पीरियडाइज, राइट। कौन सी बुक में? इनकी एक बुक आई अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बहुत ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ये बुक अपने आप में बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। हिस्ट्री तो बता रही है, लेकिन किसकी बता रही है? ब्रिटिश इंडिया की। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि हम उस इंडिया के उस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, राइट। अब ये ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब किसी ब्रिटिशर्स ने यहाँ की हिस्ट्री लिखी है। अब ब्रिटिशर ने यहाँ की हिस्ट्री लिखी तो उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। थ्रू आउट द हिस्ट्री, 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है कि हमें हिस्ट्री पढ़ते समय ना हर बार एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी लाइन हम हिस्ट्री की बुक में पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे नज़रिए से है या वो ब्रिटिशर के नज़रिए से है, ठीक है। क्योंकि कई बार आगे आप बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इंडियन सिविलाइज नहीं थे, इंडियंस को कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, इंडियंस को लैंग्वेज बोलने का ढंग नहीं था, ठीक है। ये सब ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स सोचते थे कि वो हमें सिविलाइज कर देंगे, लेकिन अगर हम इंडियंस अपनी नज़र से देखें तो हमारा जो कल्चर है, ठीक है, या हमारा जो जिसको हम कहेंगे कि हमारा सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, राइट। हम उनकी नज़र से सिविलाइज नहीं थे, लेकिन हम अपनी नज़र से तो बराबर सिविलाइज्ड थे। गेटिंग? तो हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी नज़र से पढ़ रहे हैं कि उनकी नज़र से पढ़ रहे हैं, ओके। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने क्या बताया कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और ये हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश क्या था? ये था हिस्ट्री का डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द रूलर, कि पहले इंडिया को किसने रूल किया? हिंदू रूलर्स ने रूल किया। उसके बाद इन्वेडर्स आ गए, ठीक है, जो हमने 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पढ़ा था, है ना। इन्वेडर्स आ गए तो लगभग सारे के सारे मुस्लिम से, तो मुस्लिम पीरियड बना दिया उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रिटिश आ गए, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने फिर हम पे रूल किया, जो हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले। तो जेम्स मिल ने डिवाइड कर दिया हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द रूलर, ठीक है। लेकिन ये अपने आप में उस समय तो एक्सेप्टेबल था लोगों को, लेकिन जब इंडियंस इंडिपेंडेंट होने लगे और हमने अपनी हिस्ट्री को उठा के देखा तो हमें समझ में आया कि ये तो बहुत ही वेग तरीका है। क्यों? क्योंकि जब मुगल्स यहाँ पर रूल कर रहे थे तो यहाँ पर हिंदू राजा भी तो थे, यहाँ पर सिख राजा भी तो थे, यहाँ पे मराठास भी तो थे, ठीक है। मतलब इनके कंटेम्पररी बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के रूलर्स भी रूल कर रहे थे इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पे। तो फिर आप किसी सिर्फ एक रूलर को रेलेवेंस कैसे दे सकते हो, एक को इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हो, है ना। तो ये तो डिवीज़न हमको ठीक नहीं लगा, ठीक है। जब ये हमको ठीक नहीं लगा तो हमने अपनी हिस्ट्री को क्या किया? बदलने की कोशिश की, राइट। पहली बात, हम पीरियडाइज कर क्यों रहे हैं? पीरियडाइज इसलिए कर रहे हैं टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, ताकि हम एक जैसी एक्टिविटीज़ जो एक समय पर हो रही हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें, है ना। जैसे देखो, इन्होंने पीरियडाइज करने की कोशिश कैसे की कि भाई एक समय पे हिंदू रूलर्स रूल कर रहे थे, तो उस समय की जो सोसाइटी होगी वो अलग होगी। फिर मुस्लिम रूलर आ गए, लेकिन सब्जेक्ट्स तो ज़्यादातर हिंदू हैं, हिंदू मेजॉरिटी, ठीक है। तो फिर क्या चेंजेस हुए? फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, जो कम्प्लीटली किसी दूसरे ही देश से आए हैं और उनका मोटिव ही अलग है। वो हमको रूल करने नहीं आए थे, वो ट्रेड करने आए थे, लेकिन ट्रेड करते करते रूल कैसे कर लिया, ये चीज़ें फिर से समझने वाली हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें किसी भी एक टाइम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? पीरियडाइज करना पड़ता है। मिल ने सोचा कि ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। ये लो, अभी आ गई बात, है ना। जेम्स मिल को क्या लगता था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, मतलब एशिया के जितने भी लगभग देश हैं, ये सारे के सारे एक लोअर लेवल पर हैं और इनको सिविलाइज़ करने की ज़रूरत है। और इनको सिविलाइज़ करने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लिया। बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल्ड दी कंट्री। डेस्पॉट्स का मतलब क्या होता है? डेस्पॉट का मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से कट्टर, ठीक है। मतलब कि जिनके लिए अपने रिलीजन सुप्रीम थे और बाकी लोगों पर वो अपने रिलीजन को थोपना चाहते थे, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा कट्टर है और दूसरे व्यक्ति पर भी अपना रिलीजन इम्पोज करना चाहता है, अपने रिलीजन को सुपीरियर बताना चाहता है, दूसरे रिलीजन को इन्फीरियर बताना चाहता है, उसको हम डेस्पॉट बोलते हैं, रिलीजियस डेस्पॉट, ठीक है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। अब ये जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं किसकी नज़र से पढ़ रहे हैं? मिल की नज़र से, ठीक है। और मिल हमारी सोसाइटी का व्यक्ति नहीं था, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया।
और जेम्स मिल ने लिखा कि भाई इंडिया को सिविलाइज कौन कर सकता है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ऐसा इन्होंने लिखा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। बाय इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया, और कैसे सुधारेंगे, इंडिया के बिल्कुल बेसिक्स में जाकर। ठीक है, और बेसिक्स में कैसे जाएंगे, पहले तो मैनर्स। ठीक है, कि अगर इंडियन ज़मीन में बैठ के खाना खा रहे हैं तो उनको बोला जाएगा कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाओ। अगर इंडियंस फुटवेयर्स नहीं पहन रहे हैं तो उनको बोला जाएगा कि आप फुटवेयर पहनो। अगर इंडियंस धोती कुर्ता पहन रहे हैं तो उनको बोला जाएगा कि आपको सूट पहनना चाहिए, तभी आप सिविलाइज लग सकते हैं। तो बेसिक यूरोपियन मैनर्स को इंडिया दूसरे देश में जाकर इंट्रोड्यूस कराना इनको ज़रूरी लगा। इनको लगा कि हमारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको चेंज कर देना चाहिए, राइट। और हमारे यहाँ के लॉज को चेंज करने की कोशिश किसने की, ब्रिटिशर्स ने, तभी वो हमें सिविलाइज कर पाते। ब्रिटिश शुड कॉन्क्योर, कुड नहीं लिखा है, शुड लिखा है। मतलब मिल को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश को क्या करना चाहिए, इंडिया को कॉन्क्योर कर लेना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर अपने लॉज को इम्पोज करना चाहिए और लोगों को सिविलाइज करना चाहिए। टू एनलाइटन एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल, और ये सब क्यों कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, इसलिए ताकि इंडिया के लोग जो हैं उनको नॉलेज मिल सके, इंडिया के लोगों को एक अवेयरनेस मिल सके, वो एक खुश रह सके। ठीक है, इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसकी विचारधारा थी, मिल की, राइट। उनको लगता था कि इंडियंस जो हैं वो सिविलाइज कभी नहीं हो पाएंगे, डेवलप कभी नहीं हो पाएंगे अगर उनको ब्रिटिशर्स की मदद नहीं मिली तो ये ब्रिटिशर्स का बड़प्पन है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर आए, है ना, हमें सिविलाइज करने की जिम्मेदारी ली और हमें सिविलाइज किया। चलो, इंडियन हिस्ट्री कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर। सिंपल, अभी मैंने आपको समझाया, बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, है ना, एक ही समय पे अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें हो रही, तो हम उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली होना। ठीक है, तो एक समय पर किसी भी एक रिलीजन का व्यक्ति हर जगह पर रूल नहीं कर रहा था, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग रिलीजन के लोग रूल कर रहे थे। तो आप सिंपली किसी भी राजा के रिलीजन के बेसिस पर आप हिस्ट्री को डिवाइड नहीं कर सकते। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। फिर हिस्टोरियंस ने कैसे डिवाइड करने की कोशिश की इंडियन हिस्ट्री को, 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट वो जो आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं, मिडिवल वो जो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं, और मॉडर्न जो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिवीजन भी उतना परफेक्ट नहीं था। कारण क्या है, इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, और किस बेसिस पर हुआ कि ये भी वेस्ट से बोरो किया गया है ना, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो हिस्ट्री को डिवाइड करने का तरीका था, पीरियडाइज करने का तरीका था, वो ऐसा ही था, राइट। और मॉडर्न पीरियड हम किससे जोड़ते हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकली जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे, है ना। ग्रोथ ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, दैट इज साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जब आप मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, है ना, जो अभी हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियड में हम ये देखते हैं कि भैया साइंस, रीजन, साइंस का मतलब क्या है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, रीजन का मतलब क्या है, लॉजिक। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का अपना रूल, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, और इक्वालिटी यानी समानता। मतलब कि मॉडर्न पीरियड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो 8th स्टैंडर्ड में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब जो आप पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड में, उसको कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में तो ब्रिटिशर्स का रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे डेमोक्रेसी हुई, कैसे रीज़न हुआ, हमारी बात सुनी जाती थी, नहीं सुनी जाती थी। लिबर्टी क्या थी हमारे पास, नहीं, हमें वही करना पड़ता था जो ब्रिटिशर्स करते थे। और इक्वालिटी तो कहीं से नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तो थिंकिंग ही ये थी कि इंडियंस जो है वो इन्फीरियर हैं और ब्रिटिशर्स जो है वो सुपीरियर है। तो हम जिसको अपना मॉडर्न पीरियड मान रहे हैं, क्या वो एक्चुअली हमारा मॉडर्न पीरियड है? दिस इज़ अ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस डिविजन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मिडिवल को क्या माना जाता था, वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना। दैट इज़ वाई कुछ लोगों ने, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हमारी इस पीरियडाइजेशन को, उन्होंने बोला कि भाई आप जो मॉडर्न जिसको बोल रहे हो ना, उसको आपको बोलना चाहिए कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, और उन्होंने उसको कॉलोनियल पीरियड ही बोला। कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमें कॉलोनी बनाया गया और उसके ही हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चल रही थी, हम वैसे ही सर्वाइव कर रहे थे। तो मॉडर्न पीरियड मत बोलो, इसको बोलो कॉलोनियल पीरियड। समझ आया? कॉलोनियल का मतलब क्या है, मेकिंग अदर कंट्री कॉलोनी। अब ये समझो कॉलोनी क्या होती है।
कॉलोनी का मतलब सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस रेफर्स टू एट कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बनाना चालू किया, मतलब कि सब्जुगेशन करना चालू किया कि भाई हम बड़े हैं, ठीक है, हम सुपीरियर हैं और हम इस पर्टिकुलर कंट्री को अपने अंडर ले रहे हैं और अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, पहले उन्होंने ऐसा क्यों किया, टू गेट दी रॉ मटेरियल्स, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम था ट्रेडिंग। ठीक है, लेकिन लेटर दे रियलाइज कि उनको ट्रेड करने में थोड़ी थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। ठीक है, जो परेशानियां बढ़ती चली गई क्योंकि इंडियन लीडर्स उनके ट्रेड करने के तरीक़ों को समझने लग गए थे। ठीक है, वो जो ड्यूटीज़, वो जो टैक्सेस बचाना चाहते थे, इंडियन रूलर्स उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो इनको लगा कि अब एक काम करते हैं, ट्रेड अगर हमें बहुत अच्छे से करना है, पूरा प्रॉफिट अपने पास रखना है, तो हमें कंट्री को रूल करना पड़ेगा, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। राइट, इस तरीके से कॉलोनियलाइजेशन का कंसेप्ट बनने लगा। और सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनती है, सच एज कंट्रोल ओवर इकोनॉमी और सोसाइटी। ठीक है, इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। सोसाइटी में जो लोग चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं, इकोनॉमी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट रेवेन्यू जो है वो कहाँ जाएगा, अब ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। ठीक है, इंडियन रूलर्स के पास नहीं जाएगा, या उसका जो शेयर है वो कम हो जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन फॉर मीटिंग ओन एक्सपेंसेस, अब कंपनी इंडिया में आके रह रही है तो उसके खुद के भी तो खर्चे हैं, ऑफिस बना रही है, ऑफिशियल्स को सैलरी दे रही है, ठीक है, उनके एकोमोडेशन का खर्चा उठा रही है, तो ये सब कहाँ से आएगा, या आर्मी मेंटेन कर रही है तो खर्चा कहाँ से आएगा। ये सारे के सारे खर्चे पहले ब्रिटेन से पूरे होते थे, लेकिन उसके बाद ये खर्चे कहाँ से शुरू होने लगे, कहाँ से पूरे होने लगे, इंडिया के ही लोगों से। यानी कि उन्होंने हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। बाइंग गुड्स एट लो प्राइसेस, हमसे लो प्राइसेस में रॉ मटेरियल्स को ख़रीदा जाएगा और हमें ही फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो महंगे दामों में बेचा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी को पूरी तरीके से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दी थी। हमें कैसे पता चला ये सब, हमें ऐसे पता चला क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक आदत अच्छी थी कि सब कुछ लिखते थे। उनको ऐसा लगता था कि द एक्ट ऑफ राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो एक तो पहली बात आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे, है ना, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व्ड रहेगी और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप चीज़ों को लिख कर काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो चीज़ें लिखी, जो ऑफिशियल्स ने चीज़ें लिखी या जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स बनी उस समय, जो डेटा कलेक्शन हुआ, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमें, जब हम अपनी हिस्ट्री को ढूंढ रहे थे, जब अपनी हिस्ट्री को पता करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन चीज़ों ने हमारी मदद की, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो लोग कंपनी में काम कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में, उन्होंने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखा। Official records of British writing is important for proper decision making and discussions. Also believed in preserving important documents, records in administrative office, record rooms. ठीक है, not only they were of the thought कि हमें रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए, उनको ये लगता था कि हमने जो रिकॉर्ड्स बनाए हमको उनको प्रिजर्व भी करना चाहिए। और ये रिकॉर्ड्स प्रिजर्व कहाँ होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में, जितने भी जैसे कि पोस्ट ऑफिस थे या फिर तहसीलदार ऑफिसेस थे, कंपनी के ऑफिसेस थे, वहाँ पर इन्होंने क्या करना चालू कर दिया था, एक रिकॉर्ड रूम बनाना चालू कर दिया था जहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व्ड रखते थे। कॉपीड एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट एंड दोज डॉक्यूमेंट्स, दोज रिकॉर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कंपनी के लिए, इनको उन्होंने क्या किया कि भैया बराबर हाथ से कॉपी करा के अच्छी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में जो कैलीग्राफिस्ट थे उनकी मदद से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके इन्होंने प्रिजर्व किया। ठीक है, लेटर प्रिंटिंग प्रेस वॉज यूज, और बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई, ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हो गई, तब इन्होंने उसकी एक प्रिंटेड कॉपी निकालना भी चालू कर दिया था। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, देखो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इंडिया के लिए हार्मफुल थे। ठीक है, ऑल्दो एक बहुत बड़ा जो रीज़न था वो यही था कि वो हमारे लिए हार्मफुल तो थे, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें अच्छी की हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम उनसे सीख सकते थे, राइट। जैसे कि सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, उन्होंने सर्वे करना चालू किया। ठीक है, व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, तो वो यहाँ आए और उन्होंने ये देखा कि भाई एक काम करो, सबसे पहले सर्वे करो। सर्वे का मतलब क्या होता है, डेटा कलेक्शन। ठीक है, लोगों से पूछताछ करना और डेटा कलेक्ट करना, लोगों की कंडीशंस को देखना कि हम जिस कंट्री को रूल करना चाह रहे हैं
ठीक है, या हम जिस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वहाँ पर कंडीशंस एक्चुअली कैसी हैं। ठीक है, तो उन्होंने कंडक्ट कराने लगे सर्वेज। ब्रिटिश बिलीव्ड अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, जिस जगह को हम एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, है ना, जहाँ पर हम रूल करना चाह रहे हैं, अपना प्रशासन चलाने जा रहे हैं, वहाँ पर उस एरिया की, उस कंट्री की पूरी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। टू नो टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब वहाँ के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, राइट, सॉइल क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्रीज क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। फ्लोरा मतलब कि वहाँ पर प्लांटेशंस जो है, ठीक है, या जितने कितने प्रकार के प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, कौन सी क्रॉप्स वो लोग ग्रो कर रहे हैं। फौना यानी वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है। लोकल हिस्ट्री क्या है, लोकल एरियाज़ में लोग किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि ट्राइबल पीपल है तो उनका कोई ट्राइबल हेड है, राइट, या राजा लोग हैं तो वो किस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, पॉपुलेशन कैसी है, और क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि मेजर रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो एग्रीकल्चर से हो रहा था, और एग्रीकल्चर पे आप रेवेन्यू लगाने जा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि वहाँ पर लोग क्रॉपिंग किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और ये जानना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ज्योग्राफी में भी, कल्चर में भी और पॉलिटी में भी, राइट। व्हाट डज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, लेकिन स्टिल आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखी गई वो पूरी तरीके से सही थी या वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देती थी। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल्स क्या चीज़ें लिखेंगे जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उनके लिए रेलेवेंट है ना। अगेन हम वही इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होगी, जो हमारे लिए काम की होगी, हम सारी इन्फॉर्मेशन को उठाकर नहीं लिखते, ठीक है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते थे, they tell what the officials thought and interested in, do not help to understand what other people of the country felt, है ना। उन्होंने अगर एक पॉपुलेशन के बारे में एक डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, तो वो डेटा सिर्फ ये बताएगा कि कितने लोग हैं और वो क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, राइट, लेकिन वो उन लोगों की एक्चुअल फीलिंग है, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेगा, उनकी एक्चुअल सोसाइटल कंडीशंस को एड्रेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी ने लिखा ही नहीं, राइट। शोन बाय अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? अनऑफिशियल रिकॉर्ड से, ठीक है। अगर किसी ने बुक लिखी, किसी ने पोएम लिखी, किसी ने स्टोरीज लिखी, राइट, न्यूज़पेपर्स, ऑटोबायोग्राफीज़, या अगर कोई पिलग्रिम है ना, कोई तीर्थ यात्री अगर वो घूमने गया तो उसने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी जो वो अपनी बुक में लिखेगा, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, उससे हमें सोसाइटल कंडीशंस के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, राइट। बेसिकली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ऑल सोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय लिटरेट्स ओनली, जितने भी सोर्सेज हमें हिस्ट्री के मिले हैं वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोगों ने ही कलेक्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन बिना पढ़े लिखे लोग, जैसे कि जो वर्कर्स थे, जो माइन वर्कर्स थे, या ट्राइबल पीपल थे, पुअर पीपल थे, विमेन थी, ये लोग क्या फील कर रहे थे या इनकी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है ना। दिस नीड्स अ डीप स्टडी रिगार्डिंग देयर लाइफ एंड लाइवलीहुड। अब ये पता करने के लिए हमें बहुत ही डीप स्टडी, मतलब अब हमें यहाँ पर फैक्ट से हट के कहाँ जाना पड़ता है? एनालिसिस पे, ठीक है। और पूरी एर्थ में हमें बस यही करना है, फैक्ट्स कम याद रखने हैं, एनालिसिस ज़्यादा समझना है, ठीक है। और एनालिसिस अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको फैक्ट्स भी इजीली याद होने लग जाएंगे, और बेसिकली एक इंटरेस्टिंग मेथड हमें पता चल जाएगी हिस्ट्री को समझने की और पढ़ने की। दैट इज़ आई से कि 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे बेस्ट हिस्ट्री है 8th स्टैंडर्ड की, ठीक है, क्योंकि यहाँ कौन सी चीज़ें कैसे हो रही थी हमें समझ में आता है। हमें 6th या 7th की हिस्ट्री की तरह याद नहीं करना पड़ता कि अच्छा ऐसे हुआ था तो बस मान लो हुआ था, राइट। सो आई होप एक इंट्रोडक्शन हमारी 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का मैं आपको प्रॉपरली दे पाई हूँ। ये चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो मैंने उनको प्रॉपरली एड्रेस करने की पूरी कोशिश की है। अब अगर आपको लेक्चर पसंद आया है सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी जिसको मेरे बोलने से समझ नहीं आया वो यहाँ देख सकता है, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।